पिछले वीडियो में एक श्रोता ने मांग की थी कि मैं अमेरिकी विदेश नीति और भारत पर चर्चा करूं। आइए इस पे हम कुछ विचार करते हैं, कुछ इतिहास में जाते हैं, वर्तमान में देखते हैं अमेरिका की संपूर्ण विदेश नीति क्या है और उसे भारत कहाँ आता है और भारत किस रूप से अमेरिका को समझता है या उसे समझना चाहता है, उसके पीछे आगे या साथ में खड़ा होने की कोशिश करता है। कई पहलुओं पर विचार करेंगे। बहुत बड़ा विषय है, इसलिए संक्षिप्त में नोट की तरह उसकी चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता के पहले भी हमारे देश के कई नेता, बड़े व्यापारी अमेरिकी दोस्त थे। अमेरिका की तरफ झुकाव था इनका। और जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो एक स्वाभाविक झुकाव अमेरिका की तरफ बना, व्यापार के मामले में, राजनीति के मामले में, लेकिन वह चल ना सका। नेहरू की जो भी नीति रही हो, कहीं ना कहीं दोनों देशों के नेताओं के बीच में कुछ खटपट, कुछ अनबन, कुछ ना समझने के कारण एक दूसरे को स्थितियां बदली। तो कुछ ऐसी घटनाओं पे बात करते हैं। 1945 में स्वतंत्रता के बाद 1954 में पहला महत्वपूर्ण घटना हुआ हमारे लिए, भारत के लिए, जब अमेरिका ने पाकिस्तान को सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी सेंटो का सदस्य बनाया। भारत के पास कम विकल्प होने के कारण और यहाँ के भी बड़े व्यापारियों का, बड़े बिजनेसमैन का, पूंजीपतियों का यह एक तरीका बना, यह एक पॉलिसी बना कि हम वैसे देश से मदद लें आर्थिक उन्नति के लिए, यहाँ पे फैक्ट्रीज और बड़े बड़े इंडस्ट्री को बिठाने के लिए, जो हमें पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी दे और बिना लाग लपेट के हमें आर्थिक मदद करें। और उसमें आपको पता है कि हमारा संबंध यूएसएसआर से ज़्यादा नज़दीक हुआ। 1961 में भारत इस बीच में नाम यानी नॉन अलायंस मूवमेंट का सदस्य बना। वास्तव में भारत इसका बनाने वालों में से एक था। यह दिखाने की कोशिश भी थी और चाहत भी थी कि भारत अमेरिका और यूएसएसआर से अलग रहे। 1962 में इंडिया चाइना लड़ाई हुआ, जिसमें अमेरिका ने तो मदद की, यूएसएसआर भी हमारे खिलाफ नहीं गया। जबकि 1971 के लड़ाई में आपको पता होगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा, निक्सन सरकार ने सीधे की सीधे पाकिस्तान की तरफदारी की और 1991 आते आते तक यूएसएसआर बिखर गया। विश्व में एक नया माहौल आया, तथाकथित न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हुई, बहुत सारे नारे आए, जिसमें भारत का झुकाव यूएसएसआर खत्म होने के बाद, ध्यान देने की बात है, नाम का जो ओरिजिनेटर था, नॉन अलायंस मूवमेंट का था, उसको धत्ता बताकर यह पूरी की पूरी तरह से अमेरिकी गोद में जाने को तैयार था। थोड़ी कष्ट आए क्योंकि उस समय की जो सरकार थी वह पूरे रूप में अपने पिछले आवरण को नहीं हटा सकती थी। अमेरिकी मदद था यहाँ पे। 1962 के बाद से ही अमेरिकी फौज की भारतीय फौज के साथ काफ़ी अंदरूनी बातें, ट्रेनिंग, इक्विपमेंट की लेन देन, हम ही खरीदार थे मुख्यतः, चीनियों के खिलाफ पूरे चीनी बॉर्डर पर चलता रहा। तो उस समय राजीव गांधी की सरकार, बाद में फिर बीच में वाजपेयी सरकार, मनमोहन सिंह सरकार, मोदी सरकार, और अंततः हम खुले रूप से जानते हैं कि रूस का जो हमारे साथ पुराना संबंध था, यूएसएसआर का था, बड़ा ही सशक्त और विश्वसनीय जो संबंध था, उसे हमने तकरीबन त्याग दिया। हमारी विदेश नीति क्या हुई ये छोड़िए, वह हमारे ही देश के नीति से तय होता है। यहाँ भी हुआ, हमारे देश में तमाशा
हुआ जिसमें जनता खूब तालियां बजाती थी। यह तमाशा विदेशों में गया। विदेश के भी जब नेता यहाँ पे आए तो कुछ हद तक उसका अनुसरण किया, जिसमें चीन के नेता शी भी थे। वह भी आके झूला झूल रहे थे और वाराणसी में घाट पे जाके गंगा का आनंद ले रहे थे। यह सब उसी का हिस्सा है। थोड़ा पीछे जाएं, यह एक परिवर्तन लगातार हो रहा था। यह एक बदलाव था जो कि 1991 में यूएसआर के टूटने के बाद से बहुत तेजी से बदला। ऐसा नहीं था कि अचानक बदला। यूएसएसआर एक साम्यवादी देश नहीं रह गया था, और उसके टूटने के बाद जितने भी उसके छोटे मोटे अलाई थे, पूर्वी जर्मनी, पोलैंड और यूएसआर के टूट के जितने भी छोटे छोटे देश बने, यहाँ तक कि चीन भी, या कहीं से भी समाजवादी देश नहीं थे। पूंजीवाद ने यहाँ वापसी कर ली थी। तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश के ज़माने से 2001 से 2009 तक काफ़ी हमारे अंदरूनी और जो हमें पता है भारत अमेरिकी संबंध बढ़े। इसको आगे बढ़ाया बराक ओबामा ने भी, जो 2017 तक चला, और फिर आए ट्रंप, जबकि तमाशा का दौर चला। ट्रंप को भी तमाशे की ज़रूरत थी। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नाम पर वो अपनी दूसरी पारी तय करना चाहते थे, हालांकि हार गए। अमेरिकी जनता ने यह देखा कि नहीं भाई, तमाशा विदेशों में जितना कर लो, हमारे देश के अंदर करके हमारे ऊपर फांसीवाद नहीं लगाओगे। हम जैसे हैं ठीक है। हम जो हैं सो रंग के आधार पे हम इतने नहीं बिखर जाएंगे। क्रिश्चियनिटी नॉन क्रिश्चियनिटी के आधार पे, वाइट वर्सेस नॉन वाइट के आधार पर हम इतने नहीं टूट जाएंगे, जो कि वहाँ की देशीय नीति है मजदूर वर्ग को तोड़ने के लिए। इसको वहाँ की जनता ने इनकार कर दिया। इसके आधार पर वह ट्रंप को दोबारा लाने के लिए नहीं तैयार हुए। लेकिन इन लोगों ने जो बीच में किया, भारत की स्थिति को मजबूत किया, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, मल्टीलैटरल वैसेनार अरेंजमेंट हो, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप हो, कई जगह हुआ। और 2016 में आकर सीधे सीधे भारत ने लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम साइन किया। यह मनमोहन सिंह की दिली ख्वाहिश थी उनकी सरकार की कि हम करें। भाजपा ने बहुत जबरदस्त विरोध किया और वाम दलों ने तो किया ही किया, वो सफल ना हो सके। बल्कि मनमोहन सिंह तो वहां जाके दुखड़ा भी रोए कि भाजपा को समझाएं हम। और जब मनमोहन सिंह की सरकार गई, भाजपा की सरकार आई, तो इन लोगों ने कूद कर उसे फिर जो बंसी लटका हुआ था उसके साथ जो भी चेहरा या जो भी उसमें फंसाया गया था उसको लपक लिया हमारे सरकार ने। तो इसकी स्थिति के बाद से, ट्रंप की स्थिति के बाद से, मोदी अमेरिका गए, ट्रंप हमारे यहाँ आए, और यहाँ तक कि हमने पूरी घोषणा की कि अब की बार ट्रंप को जिताने की कोशिश की। नई सरकार आई, गुस्सा तो होगा, लेकिन दोस्तों यही कहना चाहता हूँ, इसको समझें। इस व्यक्तिगत गुस्सा से असर पड़ता है, विदेश से असर पड़ता है, लेकिन किसी भी देश का, खासकर चीन का, यदि पढ़ना हो तो चीन का पढ़ेंगे, और उसके पहले यूएसएसआर का, विदेश नीति बड़े ही सॉलिड आधार पे होता है, तमाशा पे नहीं होता है, और वह दशकों तक चलता है। उसके बदलने के पीछे बहुत बहस होता है, बहुत सारे कारण होते हैं, ऐसे नहीं बदले जाते। खैर 2020 में ट्रंप ने ही जो हमने एम्बार्गो लगाई थी, आपको याद होगा, हाइड्रोक्लोरोक्वीन साधारण सी दवाई है, कहा गया कि कोविड-19 को रोकता है, और इस पे ट्रंप ने कहा कि वो कैसे नहीं करेंगे, हम जबरदस्ती ले लेंगे, और भारत को झुकना पड़ा। जहां जोर पड़ता है वो बांह ऐंठ लेते हैं। S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल अमेरिका ने रोक लगाई यूएसएसआर या रशिया पे बाद में, कि भारत ना खरीद सके। क्या हुआ आपको पता होगा। इससे अमेरिका शर्माता नहीं है। क्यों हम आते हैं। साथ साथ यह भी बता दूं कि इस बीच अमेरिकी जनता के ऊपर जो सर्वे किया गया 2 साल 3 साल पहले, 70 से 75% लोगों ने कहा कि भारतीय सरकार विश्वसनीय है उनके खेमे के लिए। उनके खेमे का क्या मतलब है, यहाँ रीजनल जो है साउथ एशिया में है या इससे सटे हुए जो भी हैं, वहाँ पे चीन के खिलाफ
पाकिस्तान तो निकल गया और इस चक्कर में चीन भी हमसे अलग हो गया, हमने उससे लड़ाइयाँ लड़ी या चीन ने हमसे लड़ाइयाँ लड़ी, जो भी हुआ हम दोनों लड़े। रशिया भी हमसे कुछ हद तक विमुख हो गया, ब्रिक्स की हमने धज्जियाँ उड़ा दी। क्वाड के चक्कर में कुछ मिले ना मिले, हम अमेरिकी गोद में जाकर बैठ गए। हालांकि इस बीच हमारा और अमेरिका का जो व्यापार है वो काफी बढ़ा, अभी तकरीबन $1 ट्रिलियन के बराबर हो गया, दोनों तरफ से है। और इसमें फायदा और जो लोगों को हुआ उसमें इजराइल, हम इजराइल के भी चमचे बन गए, सऊदी अरबिया, ये सारे हैं। तो ये जो हमारी परिस्थिति है, हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, बहुत महत्वपूर्ण है। जियोपॉलिटिक्स में हमारा काफ़ी ज़रूरत पड़ता है इन बड़े महाशक्तियों को कुछ भी सोचने में, करने में, इस एरिया में, खासकर चीन के अगेंस्ट में। और इस एरिया में भारत का मार्केट भी छोटा नहीं है। हालांकि इस बीच जो भारत में हुआ है और नई जो बाइडेन सरकार आई है, जिसमें इंटरनेट शटडाउन्स हुए हैं, अनडेमोक्रेटिक पाथ लिया गया है, जर्नलिस्ट, लॉयर सबको जेल में डाला गया है, अपोजिशन को जेल में डाला गया है, एक्टिविस्ट के ऊपर देशद्रोह का केस लगा के सैकड़ों को अंदर डाल दिया गया है। मिनॉरिटीज़ के खिलाफ में आपने ध्यान दिया होगा, आजकल क्रिश्चियंस के अगेंस्ट में ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है। तो यह जो राइज ऑफ रिलीजियोसिटी, रेप, ह्यूमन राइट वायलेशंस हुआ है, अमेरिका इसको बहुत बड़ा हथियार बनाता है। हमारे खिलाफ अभी ज़्यादा नहीं लग रहा है, यह लगता है चीन के खिलाफ, जो उसने हांगकांग में या अपने अंदर में जो किया, या रशिया के खिलाफ वहाँ शोर मचाता है और वहाँ कहता है कि इसको बंद करो, एक लीवर की तरह इस्तेमाल करता है। लेकिन जो उसके निकटतम साथी हैं, यहाँ जहाँ पूर्ण तानाशाही होती है, जहाँ इसको फायदा होता है, उदाहरण ले ले कनाडा, जी हाँ कनाडा भी पढ़िएगा, चिले जहाँ पिनोशे की सत्ता आई, पिछले वाले समाजवादी सरकार को हटा के जो सत्ता आई, उसकी इसने पूरी समर्थन की जिंदगी भर तक। ब्राज़ील, पोलैंड, यूक्रेन की सत्ता पलट में तो अमेरिका ही का हाथ है, साउथ कोरिया, यहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन जो है वह देश प्रेम की तरह उसकी चर्चा की जाती है। केवल अमेरिकी सरकार नहीं, अमेरिकी मीडिया तक उसका विरोध नहीं करती, और इसके विपक्षी दल भी। जब रिपब्लिकन सत्ता में होते हैं तो डेमोक्रेट्स इसका विरोध नहीं करते, और वाइस वर्सा। अभी जब डेमोक्रेट्स सत्ता में हैं, बाइडेन हैं, और जब इजराइल ने गाजा स्ट्रिप के ऊपर बमबारी शुरू की, उसे आयुध की, अस्त्र की कमी हुई, तो करोड़ों अरबों रुपए के सामान की बेचने की अमेरिका ने घोषणा की और कहा कि इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है। कमाल है, यहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन है, यहाँ बदल जाता है। वॉर ऑन टेरर, वॉर ऑन ड्रग्स, वॉर ऑन अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज, यह सब जुमला है। जुमला हमारे यहाँ नहीं, वहाँ भी होता है। हाँ, हमारे यहाँ जुमला इतने ज़्यादा हो गए कि जिंगल की तरह हो गए, वहाँ पर ऐसा नहीं है। यह भी साथ बताएं कि यह जो बाइडेन हैं, ओबामा के काल में वाइस प्रेसिडेंट थे, और अभी इनकी वाइस प्रेसिडेंट है वो आधा इंडियन है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि ये प्रो इंडियन होंगे, एंटी इंडियन होंगे। यह इनकी एक नीति है, और नीति का आधार क्या है उस पर हम आते हैं। लेकिन उसके पहले ये भी बता दूं कि मेरे जो पिछले थे, आप चाहे तो देख सकते हैं वीडियो जो मैंने डाले हैं क्वाड पे, G7 पे, क्लाइमेट इश्यूज़ पे नहीं डाला, लेकिन आप पढ़िएगा। कश्मीर पे भी मैंने कुछ नहीं डाला, लेकिन आप देखिएगा कश्मीर में जो अभी बदलाव का जो अंदेशा आ रहा है, उसे पूर्ण राज्य देने की बात हो रही है, और शायद 370 आर्टिकल बैठा है, उसके पीछे सोचिएगा क्या अमेरिकी हाथ हो सकता है, ताकि अमेरिका इस तरफ झुके तो कुछ कारण बने, दिखा सके अपनी जनता का क्यों आया। अब आते हैं अमेरिका की एक जनरल विदेश नीति क्या है। अमेरिकी साम्राज्यवाद की नीति है कि वह ऐसे पॉलिटिक्स, ऐसे इकोनॉमिक पॉलिसीज, कल्चरल इन्फ्लुएंस करता है जो यूएस का हेजेमोनी बढ़े पूरे विश्व में, उसकी पकड़ बढ़े।
इसके लिए वह युद्ध करना भी हो, गनबोट डिप्लोमेसी हो, ट्रीटीज वह कभी दूसरे के साथ बराबरी का नहीं करता, वह गैर बराबरी का होता है, राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, प्राइवेट कंपनी उसकी जाती ही करती, उसके थ्रू पीछे से आता है वो और इंटरवीन करता है, जरूरत पड़ने पर सत्ता बदलाव भी करता है। यूक्रेन में, जिसको येलो रिवॉल्यूशन या जो भी चाहे आप कह सकते हैं, और यह अमेरिका के उस नीति का जो चला रहे हैं, हालांकि वह खुद उसका नाम ले ना ले, बीच में कहते हैं अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म कहते हैं, यानी अमेरिका अपवाद है। अमेरिका का जो कानून है उस कानून को यदि भारत में लागू करें, रशिया में लागू करें, चीन में लागू करें तो वह गलत है, वह गैर प्रजातांत्रिक है। लेकिन वह जो अमेरिका में होता है तो वह प्रजातांत्रिक है। अमेरिकी पूंजीवाद शांति प्रिय है, अमेरिकी पूंजीवाद सबका देखभाल करती है, अमेरिकी पूंजीवाद शोषण नहीं करती है। भारतीय पूंजीवाद शोषण करती है, चीनी पूंजीवाद शोषण करता है। यह है अमेरिका का महान बनने का और हम ही सही हैं यह कहने का, सीधे के सीधे, यानी फांसीवाद का आधार है। और इसके कारण वह पूरी दुनिया में हस्तक्षेप करने को अपना अधिकार मानता है, चाहे वह लैटिन अमेरिका के किसी देश में हो, एशिया के किसी देश में हो, कहीं भी वो घुस सकता है। और इसमें नाटो उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता है, वो नाटो का हिस्सा है। और इस अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म में जो वो नहीं कहता है, उसमें व्हाइट सुप्रीमेसी है, नॉर्थ ग्लोब वर्सेस साउथ ग्लोब, देखना उस पर भी मेरी बात है। क्रिश्चियनिटी, आजकल उस तरह के प्रचार नहीं होते लेकिन होते हैं, वो हर जगह पहुंचते हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो ट्रंप का नारा था, उसके पीछे यही सारे काम करते हैं। तो यह संक्षिप्त में अमेरिकी विदेश नीति का आधार है, हेजेमनी यानी कंट्रोल। क्यों? वर्ल्ड मार्केट का अधिक से अधिक हिस्सा लेना, पूरा तो नहीं ले सकते, हालांकि वो खिसक रहा है, पीछे हट रहा है, क्योंकि चीन आगे बढ़ रहा है और चीन के जो साथ है वो आगे बढ़ रहे हैं। कितना भी जोर लगा ले, चीनी पूंजी, निवेश पूंजी जो है अमेरिकी पूंजी को पीछे ठेल रहा है। ये जो G7 की मीटिंग जो इंग्लैंड में हुआ था, उसको जरा पढ़ना कि उन्होंने चीन के बारे में उन लोगों ने क्या कहा है। और वर्ल्ड मार्केट क्यों? ताकि उन्हें मुनाफा चाहिए, मुनाफा से नहीं है तो लूट के लेना है। सीरिया से खुलेआम में तेल लेते हैं, वहां पे इनकी फौज की छोटी सी टुकड़ी है और वहां से तेल निकाल के ले जाते हैं। ट्रंप ने यहां कहा था कि तेल की खुशबू अमेरिका को अच्छा लगता है। क्या अंदाज है। और जितने भी तरीका नाटो के मैंने की, सैंक्शन, अटैक, इकोनॉमिक इंटरफेरेंस, सब कुछ करते हैं। यहां तक कि टेररिज्म का भी सहारा लेते हैं। जो ISIS तालिबान है, इन्हीं का बनाया हुआ है। इस्लामोफोबिया इन्हीं का पैदा किया हुआ, जो भारत में आज बढ़ रहा है। रूसोफोबिया, चीन के अगेंस्ट में घृणा पैदा करना, पूरे दुनिया में पैदा करना। और समाजवाद के खिलाफ नाम भी यदि आप लेते समाजवाद का, तो इस तरह से पैदा करना कि लोगों के मन में घृणा हो कि क्या हो, यानी समाजवाद आएगा तो हमारी सोचने की ताकत खत्म हो जाएगी। क्योंकि बड़े पूंजीपतियों की संपत्ति को, उनके जो उत्पादन करने के साधन है वो ले ली जाएगी, तो हम नहीं सोच पाएंगे। क्या लॉजिक है, लेकिन आप भी शायद मानते हो। और यह अमेरिकन दादागिरी जो है वो 19वीं शताब्दी से है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बढ़ गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से शायद ही ऐसा कोई वर्ष गुजरा हो पूरी दुनिया में जबकि अमेरिकी फौज ब्रिटिश फौज के साथ या नाटो के साथ इसने किसी न किसी देश में आक्रमण ना किया हो। युद्ध विदेश नीति का एक हिस्सा है। युद्ध से इन्हें बहुत मुनाफा होता है। अपने अस्त्र शस्त्र भी बेचते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, लूटते भी हैं, खुलेआम चल रहा है। तो चलते चलते अंतिम दो बात, एक तो यह कि इनकी जो विदेश नीति में जो दूसरे देशों के साथ संबंध होते हैं वो कई लेयर्ड होते हैं, सबके साथ बराबरी का रिश्ता नहीं होता है। सबसे पहला जो आपस में लड़ते हैं, ऐसा बात नहीं कि लड़ते मतलब युद्ध नहीं, संघर्ष होता है।
छीना झपटी होती है, जिसमें नाटो, यूरोपियन यूनियन है। फ्रेंड्स के नाम पे दें तो सऊदी अरेबिया, इजराइल जैसी चीज है। फिर लोअर स्केल पे आ जाए, जिन्हें भाव तक नहीं देते, रगड़ देते हैं, अधिकांश अफ्रीकी देश हैं, लीबिया, अफगानिस्तान, DR कॉन्गो, CAR, यूगोस्लाविया के टूटे हुए छोटे छोटे देश। ये सीधे के सीधे उनको ऑर्डर देते हैं कि भाई तुम ऐसा करो। जैसे लक्षद्वीप में आज केंद्र का एक प्रशासक जाके वहाँ का मालिक बन गया, वैसे इनके एक दो जाके वहाँ बताते हैं भाई कि तुम ये करो, ये करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो तुम्हारी सत्ता जो है रातों रात पलट दी जाएगी। और भारत जैसे कुछ देश हैं जो कि खुद ब खुद छलांग लगा के उछल कर इनके गोद में जाके बैठे। दुनिया में और भी देश है, ब्राजील जाके कूद के बैठा है, चुनाव में जीतने के बाद से वहाँ के जो प्रमुख हैं बोल्सोनारो बहुत खुश हैं कि अमेरिकी प्रेसिडेंट के चरण स्पर्श करने का मौका मिलेगा, लिटरली नहीं। तो दोस्तों, यह है अमेरिका के पूरे फॉरेन पॉलिसी की नीति, जो कि आर्थिक से होता हुआ सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, युद्ध, टेररिज्म पूरा पहुंचता है। हालांकि ये पूरी दुनिया में अब सिकुड़ रहा है, कितना भी जोर लगा लें, इनका जो राज था ब्रिटिश राज के बाद सब ये खत्म हो रहा है। और जहाँ तक भारत की बात है, हम बहुत खुश हैं कि भाई कांग्रेस के ज़माने से जो हम खुलेआम अमेरिका के गोद में नहीं जा सके, इजराइल के प्रति इतना प्यार था, क्यों होगा आपको अंदाज़ा लग सकता है, सोचिएगा। वैसे हम सॉवरेन कंट्री हैं, डेमोक्रेटिक हैं, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, रिपब्लिक है। और ये जितनी भी मैंने बातें की, वो बातें वह हैं जो कि अखबार में है, जो गूगल्स पे है, जो हमारे दिमाग में, मैंने अलग से कुछ नहीं कहा। ये सतह के नीचे क्या होता है हमें नहीं पता। धन्यवाद साथियों।